इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ भारत सेकेंड का चैप्टर्स 8 जिसका नाम है किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 to 15 सेंचुरी, मतलब 13 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच में जो किंगडम्स थी नॉर्थ इंडिया की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 15 सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स को, फिर हम दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, शासन करने का सिस्टम कैसा था, फिर हम राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो राजपूत की जो लोकल स्टेट्स थी वो पढ़ेंगे, फिर वहाँ का शासन कैसा था रूल करने का, और फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेजर स्टेट्स 13 से लेकर 15 सेंचुरी में जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, फिर वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिया इज जियोग्राफिकली रिच रीजन। सो जो नॉर्थ इंडिया है ना, वो क्या है, भूगोलिक दृष्टि से देखें तो वो एक रिच रीजन है, और यहाँ पर जो रिवर्स है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। हिमालय से यहाँ पर रिवर निकल कर आती है, जिसकी वजह से ये रीजन प्रोस्पेरस हो जाता है। जो ये रीजन है ये बहुत रिच हो जाता है। मैनी पावर्स हैड ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ दीज एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब बहुत सारी ऐसी पावर्स है, फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, बहुत सारी ऐसी फॉरेन पावर्स है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की बहुत कोशिशें की, क्योंकि इसकी प्रोस्पेरिटी की वजह से। अब हम 2 टाइप्स के किंगडम्स यहाँ पढ़ेंगे 13 से लेकर 15 सेंचुरी में। सबसे पहली जो किंगडम है वो रिमेन्ड की इंडिपेंडेंट है। वो ऐसी किंगडम्स हैं जो इंडिपेंडेंट थी, सब अपना अपना काम खुद करते थे वहाँ पर। और जो दूसरी टाइप की किंगडम्स थी जिनको फॉर्म किया गया था दिल्ली सल्तनत की एडवांटेज उठाकर, इनका फ़ायदा उठाकर। अब देखो 13 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक मेजर स्टेट्स, जो नॉर्थ इंडिया की मेजर स्टेट्स थी वो थी दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस टाइम पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था इन स्टेट्स का वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक जब होता है, देखो जब आपस में स्टेट्स का कोई क्लैशेस चल रही हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, आपस में इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सो वहाँ पर जो शासन होती है, जो वहाँ पर व्यवस्था होती है वो कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से जो बाहर से इन्वेडर्स आते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फिर वहाँ कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे यहाँ होता है। अब उस टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत है, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल, ये सारे के सारे वीक हो जाती हैं इनका स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि वे आपस में क्या है, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम इज एज फॉलोज। तो अब हम उनके बारे में अब नीचे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये एक स्लेव थे, तो इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब ऐबक जो थे वो एक स्लेव थे और कमांडर थे टर्किश इन्वेडर मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो तर्क के आक्रमणकारी थे, उनका कमांडर, उनका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की फाउंड किया, जिन्होंने। और ये क्या थे, ये एक दास थे, ये एक स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। अब मोहम्मद गोरी मेड मैनी अटैक्स ऑन इंडिया, के ऊपर बहुत अटैक किया मोहम्मद गोरी ने। 1175 AD में इन्होंने गुजरात के ऊपर अटैक किया था। गुजरात का रूलर कौन थे, मुलराज और इनकी जो मदर थी नायिका देवी, इन दोनों ने मिलकर जो मोहम्मद गोरी है इनको बहुत गंदे तरीके से हराया, और ये वहाँ से चले जाते हैं, फिर बैडली तरीके से इनको हराया। अब इसके बाद ये अटैक करते हैं पंजाब पर। अब देखो गुजरात पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, इसके बाद ये पंजाब पर अटैक करते हैं और ही वॉज डिफीटेड। और अब पंजाब में इनको पृथ्वीराज चौहान ने इनको पंजाब में हराया, जो कि रूलर थे दिल्ली के और अजमेर के, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 AD। अब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अटैक किया था गुजरात पर, लेकिन गुजरात पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ से ये हार जाती है। इसके बाद वो पंजाब पर अटैक करते हैं। पंजाब पर अटैक करने के बाद जो है ये लड़ाई करते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो कि बैटल ऑफ तारेन 1191 में देखा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। अब उसी हार का बदला लेने के लिए सेकंड बैटल ऑफ तारेन करते हैं 1192 में। अब सेकंड बैटल ऑफ तारेन होती है 1192 AD में। अब इसमें ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, और 1194 AD में फिर इसके बाद बैटल ऑफ कनौज होती है, जिसमें दिल्ली सल्तनत डिफीटेड जयचंद, जिसमें दिल्ली सल्तनत जो है वो जयचंद को हरा देती है। इसके बाद जो डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी इन 1206। अब देखो इन्होंने क्या किया, मुलराज को हराया,
मुराद से हार गए, गुजरात के जो रूलर थे वहाँ से हार कर फिर ये पंजाब पर अटैक करते हैं। इसके बाद फिर ये पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल ऑफ तारेन करते हैं, उसमें ये हार जाते हैं। फिर सेकंड बैटल ऑफ तारेन में ये जीत जाते हैं। इसके बाद फिर ये बैटल ऑफ कनौज करते हैं जिसमें ये जीत जाते हैं जयचंद से। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1206 AD में, जो कि इनके जनरल थे। अभी हमने किया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे। सो इनके जो जनरल थे ना, वो फाउंड करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इनकी डेथ के बाद। और जो ये इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ये इन्होंने फाउंड किया था, उसका नाम इन्होंने दिल्ली सल्तनत रख दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के। ये एक स्लेव थे। आफ्टर दैट मैनी ऑफ हिज सक्सेसर्स वर ऑल्सो स्लेव। अब देखो, अब ये जिन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया, वो एक स्लेव थे। अब ये स्लेव थे, इनके नीचे जो इनके बेटा आएंगे या फिर उनके बेटा के बेटे आएंगे या फिर जो भी यहाँ पर रूल करेंगे ना, वो सारे के सारे स्लेव ही कहलाएंगे। सो इनके बाद बहुत सारे स्लेव सक्सेसर्स भी आए। अब देयरफॉर ऑल रूलर्स वर कॉल्ड, और इसी वजह से इन सभी रूलर्स को क्या बोला जाता है, रूलर है ये सारे के सारे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हैं। और इन्होंने कैपिटल बनाया था लाहौर को। तो जो रूलर है दिल्ली सल्तनत के, वो रूल करते हैं 1206 से लेकर 1526 तक रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत के रूलर्स। और फिर 5 डायनेस्टीज रूल करती है इस पीरियड में। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है 5 डायनेस्टी जो है रूल करती है। कौन कौन सी करती है? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, जिसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था, ये इनकी डायनेस्टी चलती है। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, फिर तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लोडी डायनेस्टी आती है। सो ये 5 डायनेस्टीज को अब हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। द स्टेट इस्टेब्लिश बाय दिल्ली सुल्तान्स। अब देखो, जो स्टेट दिल्ली सुल्तान्स ने इस्टेब्लिश की थी इंडिया के अंदर, वो जल्द ही जल्द डेवलप हो गई, एक बहुत पावरफुल सेंट्रल यूनिट बन गई गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज्ड यूनिट बन चुकी थी दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा, जो बनाई थी दिल्ली सल्तनत। एनीवन कुड बिकम अ सुल्तान। अब कोई भी यहाँ पर सुल्तान बन सकता था अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, जो उनकी मिलिट्री थी ना, मिलिट्री की हेल्प से कोई भी यहाँ पर क्या बन सकता था, सुल्तान बन सकता था। और जो ऑफिस होता है सुल्तान का, वो सेंट्रल पोस्ट थी सल्तनत में। और जो लीगल अथॉरिटीज थी, वो सारी की सारी जो लीगल पावर्स थी, वो सुल्तान के पास ही होती थी। देयर वॉज नो रूल ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड सक्सेशन। अब वहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं था कि इनके बाद इनका बेटा आएगा या फिर वो है, ऐसा कोई रूल वहाँ बनाया नहीं हुआ था। तो सुल्तान एक लग्जरियस ज़िंदगी जीते हैं, एक अमीरी ज़िंदगी जीते हैं। अब देखो, द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि फर्स्ट सल्तनत रूलर थे। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सल्तनत एरा इस्लामिक। ये पहली सल्तनत एरा इस्लामिक बिल्डिंग मानी गई है इंडिया के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर सुल्तान्स और सल्तनत पीरियड के, जो इंपॉर्टेंट है ना, हम वो रूलर्स और जो वो सुल्तान्स यहाँ पर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के। सबसे पहले पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। जो रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का अगर किसी को बोला जाता है तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बोला जाता है, जिन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था लाहौर की जगह पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, लाहौर को कैपिटल बनाया था, लेकिन जो इल्तुतमिश है इन्होंने क्या किया था, दिल्ली को कैपिटल बनाया था लाहौर की जगह पर। ये रूल करते हैं 1210 AD से लेकर 1236 AD तक। टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सपेंड द किंगडम ही। अब देखो, ये अपने किंगडम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, इनकी जो किंगडम है वो अच्छे से एक्सपेंड हो जाए। इसके लिए ये क्या करते हैं, 40 स्लेव्स, 40 दासों को अपॉइंट करते हैं और उनको नाम देते हैं 40 दल, जिसको बोला गया ग्रुप ऑफ 40। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रुप ऑफ 40 का एक ग्रुप बनाया था, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। 40 के 40 दास थे। उन्होंने ये इसलिए बनाया था ताकि जो इनका किंगडम है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके और अच्छे से उनका एक्सपेंड हो सके। जो रूलर्स हैं रणथंभौर के, ग्वालियर के, मालवा के इनको अपोज करते हैं। 1226 AD में जो रूलर है रणथंभौर के वीर नारायण, ये इनके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश डिफीटेड हिम, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको हरा दिया, वीर नारायण को। 1221 AD में मंगलदेव, जो कि ग्वालियर के रूलर थे, वो भी इनके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश जो है उनको भी हरा देते हैं और ग्वालियर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और फिर आगे बढ़ते जाते हैं
किले की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर 700 इनोसेंट पीपल्स को ये मार देते हैं। गुहिलोट ऑफ नगड़ा इन 1233 AD एंड सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात इन 1234 AD हराते हैं इल्तुतमिश को। अभी सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया, वीर नारायण को हराया, फिर उन्होंने मंगलदेव को हराया। अब इनके बाद, उनको हराने के बाद वो आगे 700 लोगों को उन्होंने मार दिया जो कि इनोसेंट थे। इसके बाद जो गुहिलोट ऑफ नगड़ा और सोलंकी रूलर्स जो थे गुजरात के, वो इल्तुतमिश को हरा देते हैं। अब इसके बाद आफ्टर दिस इल्तुतमिश जो है, इसके बाद इल्तुतमिश जो है अटैक करते हैं मालवा पर और 300 टेम्पल्स को बिलसा सिटी के अंदर डिस्ट्रॉय करते हैं। ही लूटेड उज्जैन एंड, ये उज्जैन को भी लूटते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एंशियंट टेम्पल ऑफ महाकाल का। ही ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिवाइड, इन्होंने क्या किया, शासन को क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया यूनिट्स को। जो सल्तनत था इनको इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको इक्ता बोला गया। इन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी जगह को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में और उसको इक्ता का नाम दिया। ही इस्टेब्लिश अ न्यू करेंसी सिस्टम, इन्होंने एक नया करेंसी सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसको टका के नाम से भी बोला जाता था। इसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू मेडिवल हिस्टोरियन ज़ैनुद्दीन बरानी, मेडिवल हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ज़ैनुद्दीन बरानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश के टाइम पर हिस्टोरियन थे जिसका नाम था ज़ैनुद्दीन बरानी। ये मुस्लिम रिलीजियस क्लास उलेमा वांटेड दैट, अब देखो जैसे हिंदू रिलीजियस क्लास में ब्राह्मण्स होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम रिलीजियस क्लास में उलेमा होते हैं। जैसे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, वहाँ पर उलेमा होते हैं। सो उलेमा ने क्या कहा था, उलेमा ने एक बात बोली, इन्होंने एक सजेशन दिया था कि जितने भी हिंदूज हैं ना, उनको 2 ऑप्शन दो। एक तो उनको ऑप्शन दो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करने का, और दूसरा उनको ऑप्शन दो डेथ का, मतलब चाहे तो तुम मर जाओ, तुम अपनी जान को कुर्बान करो, या फिर तुम अपने धर्म को बदल लो। ये 2 ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे उलेमा के द्वारा। अब ये सुल्तान के पास जाते हैं, इल्तुतमिश के पास अपना ये प्रपोजल लेकर, और जो सुल्तान होते हैं वो टर्न टू हिज मिनिस्टर जुनाइदी। अब सुल्तान क्या करते हैं, जुनाइदी के पास भेजते हैं इनको, उनको बताओ। ही क्लैरिफाइड दैट द स्टेटमेंट ऑफ द उलेमा, ये क्लैरिफाई करते हैं कि जो उलेमा बोल रहे हैं ना कि हिंदुओं को 2 ऑप्शन दो, एक तो इस्लाम का और एक उनको डेथ का। उन्होंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये सही बात नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं ना वो बहुत कम है, इतनी इनकी मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी में कौन थे, हिंदू थे। सो ये बात लागू हो ही नहीं सकती उनके ऊपर। इफ़ इट हैपन, अगर ये हो जाता है तो हिंदूज विड यूनाइट एंड ड्राइव, अगर वो कहते हैं अगर हमने ये बात अभी कर दी, हिंदुओं को ये बोला चाहे तुम इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लो, चाहे तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लो। सो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी बात हो भी गई तो हिंदू क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और मुस्लिम्स को ही यहाँ से बाहर फेंक देंगे इंडिया से। उन्होंने ये बात बोली, बट दिस इज़ व्हाट दे वुड डू व्हेन, अब ये कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ करेंगे, हम उनको 2 चॉइस देंगे, इस्लाम की और डेथ की, लेकिन हम जब देंगे जब मुस्लिम्स भी ज़्यादा मेजोरिटी में आ जाएंगे ना, जब मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हम ये काम जब करेंगे। तो जो उलेमा है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस आंसर से। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ा, इट इज़ नोन दैट, इससे भी ये पता चलता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक वाइज रूलर थे, एक बुद्धिमान रूलर थे। एट द सेम टाइम पर इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट ड्यू टू द फियर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम हिंदूज इंडिया कुड नॉट फुली बी इस्लामिस्ट। अब इनको ये भी पता चला सुल्तान को कि फियर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम, कि अगर हिंदूज जो है अगर वो विरोध करेंगे इनके अगेंस्ट, तो इंडिया कभी भी इस्लाम धर्म नहीं, मतलब इस्लाम वाला देश नहीं बन सकता इंडिया कभी भी फुली तरीके से, क्योंकि सारे के सारे हिंदूज इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर है। इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बेगम जो थी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, हीरोइक, करेजियस एंड ए टैलेंटेड सुल्तान थी। शी वॉज द फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम वुमेन थी जो मेडिवल पीरियड में गद्दी पर बैठती है, और ये 1236 से लेकर 1240 तक रूल करती है। रज़िया क्या करती है, वहाँ का जो शासन करने का जो सिस्टम था ना उसको इम्प्रूव करती है, और बहुत सारे अच्छे कार्य भी करती है लोगों की
सलामती के लिए। अब ये क्या करती है, जो ये बुर्का पहनने वाली चीज़ थी ना, इस चीज़ को वो मना कर कर वो ना बॉयज़ के मैन के क्लोथ्स पहनकर वो क्या करती है, वो गद्दी पर बैठती है, अपना शासन वो चलाती है वहाँ पर। अब ऑल दो जो अमीर होते हैं, जो बड़े बड़े सरदार थे दिल्ली के, वो हैड सपोर्ट, बहुत सारे सरदारों ने रज़िया सुल्तान को सपोर्ट किया ताकि वो गद्दी पर बैठी रहे, लेकिन बहुत सारे अमीर उनके अगेंस्ट थे। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उन्होंने मना कर दिया रज़िया को सुल्तान के तौर पर एक्सेप्ट करना, बिकॉज क्योंकि वो एक वुमेन थी। आफ्टर कुछ टाइम बाद जो सूबेदार ऑफ मुल्तान है, झांसी, लाहौर, बदवान, ये सारे के सारे मिलकर जो रज़िया सुल्तान है उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते, विद्रोह करते हैं। इस ओकेज़न पर उन्होंने इतनी अच्छी कूटनीति की, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से खेला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो आए थे ना सारे के सारे रूलर्स इनके साथ अटैक करने, इनके विरोध करने, इन्होंने उनका द्वारा विरोध किया था, वो उन्होंने बंद कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने जितने भी वहाँ पर इन्वेडिंग सूबेदार थे उनको डिवाइड कर दिया ताकि क्या हो, लड़ाई ही ना हो पाए, विद्रोह ही ना हो पाए। तो जब सूबेदार कबीर खान ऑफ लाहौर इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करता है तो ये क्या करती है, उनके द्वारा किया गया रिवोल्ट, उनके द्वारा किया हुआ विद्रोह को भी ये ख़त्म कर देती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अल्तूनिया जो कि सूबेदार था भटिंडा का, रिवोल्ट करता है, इनके अगेंस्ट विद्रोह करता है, अटैक करता है दिल्ली के ऊपर एक बड़ी आर्मी को लेकर। रज़िया हार जाती है और रज़िया को वो अपने साथ प्रिजनर बनाकर ले जाते हैं। रियलाइजिंग द सिचुएशन को रियलाइज़ करने के बाद रज़िया और जो अल्तूनिया है दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोनों के दोनों अब वापस से दिल्ली की जो गद्दी है उसको अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करते हैं विद अपनी आर्मी के साथ। लेकिन बहरम शाह कौन है, रज़िया सुल्तान का जो भाई है, बहरम शाह उनको हरा देता है। अल्तूनिया एंड रज़िया जो है भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन जो लोकल विद्रोही होते हैं, जो लोकल रिबल्स होते हैं कैथल के आसपास, वो रज़िया सुल्तान को और अल्तूनिया को मार देते हैं 1240 में। तो जो रिमेन्स है रज़िया की, तो मकबरा है वो आज के टाइम पर भी सिटी ऑफ कैथल में मौजूद है। इसके बाद देखो बलबन के बारे में पढ़ेंगे हम। बलबन जो था मोस्ट फेमस था, सुल्तान था, स्लेव डायनेस्टी का मोस्ट फेमस जो सुल्तान है वो बलबन था। ये रिलेटेड टू इल्बरी क्लैन, ये जो है इल्बरी क्लैन से रिलेटेड है, इल्बरी कबीले से रिलेटेड है जो कि तर्क डायनेस्टी से है। बलबन जो था वो एक एम्बिशियस मतलब कि महत्वाकांक्षी और अपॉर्चुनिस्टिक मतलब अवसरवादी मैन था। ड्यू टू द अपॉर्चुनिटिज्म, जो इनको ये अवसरवादी थी, ये क्या करते हैं, रूलर बनते हैं स्लेव से। ये स्लेव थे, स्लेव से ये रूलर बनते हैं। जो 40 ग्रुप फॉर्म किया गया था, ग्रुप ऑफ 40 बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अब ये ज्वाइन करते हैं 40 ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एबिलिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पर जो इल्तुतमिश ने ग्रुप ऑफ 40 बनाया था उनके ये एक मेंबर बनते हैं। अब रज़िया सुल्तान के रूल के टाइम पर बलबन हैड राइजन टू द इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑफ अमीर शिकर। रज़िया सुल्तान के टाइम पर बलबन को मैनेजर ऑफ रॉयल हंटिंग का मैनेजर घोषित किया था। अमीर शिकर इनको पोजीशन दी गई थी एंड ही मेड एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन इन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था कि जो रज़िया सुल्तान है उनको गद्दी से हटाया जाना चाहिए और बहरम शाह को गद्दी पर बिठाया जाना चाहिए, उनको सुल्तान बनाना चाहिए। सो मेन जो रोल है, मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो बलबन का ही था, रज़िया सुल्तान को हटाने का और बहरम शाह इनके भाई को सुल्तान बनाने का। और Therefore बहरम शाह प्लीज्ड विद बलबन सर्विस। अब बलबन ने जो इनके लिए किया, बहरम शाह के लिए किया, सो इनको अपॉइंट किया जाता है और भी हाई पोजीशन पर। अब इनको जो है अमीर अखुर जो कि रॉयल हॉर्स स्टेबल का हेड होता है वो इनको पोजीशन दी जाती है एंड ऑल्सो गेव हिम द जगीज ऑफ रेवाड़ी और हाँसी के जागीज भी इनको दी जाते हैं। देखो रज़िया सुल्तान के टाइम पर ये क्या थे, मैनेजर थे रॉयल हंटिंग के, लेकिन इन्होंने रज़िया सुल्तान को सुल्तान के पद से हटाया और बहरम शाह को अपॉइंट किया। बहरम शाह इनसे खुश होते हैं तो बहरम शाह ने इसको क्या किया, अमीर अखूर रॉयल हॉर्स स्टेबल का हेड बना दिया और इनको साथ में जागीज ऑफ रेवाड़ी और हाँसी भी दे दी। अब विद द एफर्ट्स ऑफ बलबन की एफर्ट्स के साथ नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं
1246 एडी में। जो इम्पोर्टेंस होती है बलबन की वो इनके टाइम पर भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। अब जो सुल्तान अपॉइंटेड है, अब सुल्तान क्या करते हैं, बलबन को वजीर बना दिया जाता है, इनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और जितनी भी पावर्स होती है स्टेट की प्रैक्टिकली केम इनटू द हैंड्स ऑफ बलबन के हाथ में आ जाती है वो पावर्स। अब ये क्या करते हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद जब दिल्ली की थ्रोन पर बैठते हैं सो वहाँ पर भी उस टाइम पर भी बलबन की पावर इंक्रीज हो जाती है, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, सारी की सारी पावर इनके हैंड में आ जाती है। अब मर्डर हो जाता है, डेथ और मर्डर, अब ये नहीं पता चलता है जो सुल्तान नसीरुद्दीन है इनकी डेथ हुई या मर्डर हुआ। सो जो भी हुआ, नसीरुद्दीन की डेथ के बाद 1266 एडी में बलबन अपने आप को सुल्तान अपॉइंट करते हैं। ये रूल करते हैं 1286 एडी से लेकर एडी तक। अब पीपल जो थे मेवात के रीजन के जो कि दिल्ली के आसपास थे वो बलबन का अपोजिशन करते हैं, बलबन के अगेंस्ट हो जाते हैं। बलबन जो है बहुत वरीड हो जाता है कि इस अपोजिशन से कि जो ये लोग इनका अपोज कर रहे हैं, घबरा जाते हैं इस चीज़ से। सो ये अटैक करते हैं मेवातीज़ को, जो मेवात में रहने वाले लोग थे मेवातीज़, उनके ऊपर अटैक करवाते, एक लार्ज आर्मी को भेजते हैं और बहुत सारे लोगों को वहां पर मार दिया जाता है बलबन की आर्मी के द्वारा। मिलिट्री पोस्ट वर इस्टेब्लिश, इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कोई भी जो है अपोजिशन ना कर सके। मतलब कि मेवातीज़, बहुत सारे मेवातीज़ को इन्होंने मरवा दिया। मरवाने के बाद वहाँ पर इन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया कि दोबारा वहाँ पर कोई भी अपोजिशन ना कर सके। पीपल ऑफ कटेहार, जो कटेहार के जो लोग हैं, ये एक जगह है, वो भी इनका अपोज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे अत्याचार जो है उन लोगों के ऊपर करते हैं। विलेजेस को ख़त्म कर दिया जाता है, बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। जितने भी यंग मैन होते हैं उनको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। उनको किसी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, किसी पर मुकदमा चला दिया जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है। और जो वुमेन्स थी और जो चिल्ड्रन थी उस टाइम पर उनको दास बना दिया जाता है और दास बनाकर उनको बेच दिया जाता है। बलबन जो है इस्टेब्लिश इनकी पावर को इस्टेब्लिश करते हैं क्रूरता से। ये ट्रीट हिज अपोनेंट, जो इनके अपोनेंट होते हैं उनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की, उन आर्मी को ये रिफॉर्म करते हैं, उनको दोबारा से रिफॉर्म किया जाता है इनको। ये ही डिज़ोल्व एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो 40 लोगों का ग्रुप था, 40 दल था, ग्रुप ऑफ 40 जो इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया था, जिस ग्रुप का मेंबर बलबन थे ना, उस ग्रुप को बलबन ने ख़त्म कर दिया, उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया, विच वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पर जो बनाया गया था। अब ही गॉट द रूलर्स प्रिविलिंग इन द कोर्ट स्ट्रिक्टली। इन्होंने कहा था जितने भी कोर्ट में लोग हैं अच्छे से कार्य करना है, स्ट्रिक्ट तरीके से कार्य करना है। ये जो अमीर्स, अब हमने किया था ना, अमीर्स कौन थे, अमीर्स जो थी वो दिल्ली के सरदार थे, ग्रुप था सरदारों का। अब इन्होंने सरदारों के ग्रुप को जो है क्या किया, उनको ज़बरदस्ती की, उनके ऊपर इन्होंने कहा कि तुम्हें जो है सिजदा और पाबोस का कस्टम को जो रिलीजन है वो मानना पड़ेगा। मतलब सिजदा होता है अपने घुटनों को, अपने सिर को सुल्तान की नीचे झुकाना, मतलब कि अपने घुटनों पर बैठना है, घुटने नीचे टेकने हैं, अपने सिर को भी नीचे टेकना है जब सुल्तान आएंगे। और पाबोज होता है जो सुल्तान आएंगे, सुल्तान के पैरों को किस करना। सो ये जो चीज़ें इन्होंने बोला था अमीर को, जो सरदार थे दिल्ली को, उनको बोला था कि तुम्हें आगे से कभी भी सुल्तान आएंगे तो तुम्हें क्या करना है, चाहे तो उनके पैरों को चूमना है या फिर क्या करना, अपने घुटनों को नीचे टेकना है और अपने सिर को भी नीचे रखना है। तो ये अपॉइंट करते हैं मेंबर। अब जितने भी वहाँ पर मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फैमिली से ही होते हैं, जिनको हाई पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है, कोई भी हिंदूज को अपॉइंट नहीं किया जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलाउद्दीन एंड अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी, अगर आप सबने मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह होते हैं और दीपिका पादुकोण होती हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो उस मूवी में रोल प्ले कर रहे थे वो रणवीर सिंह कर रहे थे। तो 1290 एडी में जो लास्ट रूलर होते हैं स्लेव डायनेस्टी के, वो क्वैबाद होती है, जिसको एक रिच सरदार जिसका नाम है जलाउद्दीन खिलजी मार देते हैं। स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर क्वैबाद को। एंड जो खिलजी डायनेस्टी है वहाँ से क्या होती है, खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1296 एडी से। तो अब
अब देखो इस्टेब्लिश होती है खिलजी डायनेस्टी। अब जो जलाउद्दीन खिलजी थे, ये जलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, ये अंकल थे। तो इनके अंकल की डेथ हो जाती है 1296 AD में, जिसकी बाद जो इनका नेफ्यू है अलाउद्दीन खिलजी, ये रूलर बनते हैं। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो एक अपॉर्चुनिस्ट थे, अवसरवादी थे, और ये क्या थे, इनके मन में ग्रीड था, किसके लिए, पैसों के लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा लालच था। ही अपॉइंटेड एन एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, इन्होंने एक एक्सपेनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एक्सपेनिस्ट पॉलिसी होती है जो इनका किंगडम होता है जिस पर ये राज कर रहे हैं, उसके अलावा और भी जो आसपास के जो किंगडम है उनको भी अपने कब्जे में लेना, उसको भी अपने एम्पायर, अपने किंगडम में एक्सपेंड करना। अब बिफोर बिकमिंग द सुल्तान, जलाउद्दीन जो थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कैथल के। कौन थे, जलाउद्दीन जो थे वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे कैथल के। हेयर द मंडर, यहाँ पर एक मंडर सरदार है जो कि अपोज करते हैं तर्क्स को। इन वन ऑफ द बैटल, एक बैटल में मंडर सरदार क्या करता है, जलाउद्दीन के फेस पर एक घाव दे देता है एक स्वॉर्ड के साथ, जो कि कभी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि उसके फेस पर यूं का यूं दिखाई दे रहा था वो निशान। आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान बनने के बाद जलाउद्दीन जो है उनको कोर्ट में बुलाते हैं और उनको रिवॉर्ड किया जाता है। तो जो कोर्टायर्स होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं कि जलाउद्दीन उसको सरप्राइज, बट जलाउद्दीन टोल्ड दैट ही फॉट मैनी बैटल्स, इन्होंने बहुत बैटल्स लड़ी है, जीती भी है, लेकिन इन्होंने कभी मंडर जैसा इतना अच्छा हीरो नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात पर कब्जा करते हैं, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा एक्सेट्रा बाय मोरल मीन्स एंड प्लंडरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सो अलग अलग मेथड से इन्होंने सभी राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लिया, वहाँ से बहुत सारे पैसे को लूटा, मनी को लूटा, और साथ में ये जो हेल्प ऑफ जनरल नेम्ड मालिक कफूर, ये इनके साथ इनका जनरल होता है मालिक कफूर, उनकी हेल्प लेता है, और ये क्या करता है, स्टेट्स ऑफ वरंगल की जो स्टेट्स है उनको भी कब्जे में कर लेता है, जहाँ का देवगिरी, द्वारसमुद्र एंड मदुरा इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की भी बहुत सारी स्टेट्स को ये अपने कब्जे में करता है अपने जनरल मालिक कफूर के साथ मिलकर। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे लॉज बनाए थे, इकोनॉमिक रूल्स बनाई थी, लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ खत्म होती है वो रूल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो हिंदू मेजोरिटी एरियाज वर एक्सटेंसिवली एक्सप्लॉइटेड, जो हिंदू जहाँ पर ज़्यादा हिंदूज रहते थे ना उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। इनके पीरियड के टाइम पर जो सक्सेसर्स थे अलाउद्दीन खिलजी के वो बहुत वीक थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो भी इनके सक्सेसर आए हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक थे। अब शॉर्ट रीन ऑफ खुसराव खान, अब खुसराव खान का जो छोटा सा उन्होंने रूल किया था वो पढ़ते हैं। 1320 में मुबारक खान जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको इन्हीं के वजीर खुसराव खान के द्वारा मार दिया जाता है। खुसराव खान का एक वजीर था, अब देखो नहीं सॉरी मुबारक खान का एक वजीर था खुसराव खान क्या करते हैं, मुबारक खान को ही मार देते हैं। और ड्यूरिंग हिज शॉर्ट रूल, और जो इनका छोटा सा रूल चला था खुसराव खान का, इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑफ काउ स्लोचर। तो ये जो काउ स्लोचर होता है ना, ये कसाई खाने होते हैं, इनको इन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द रिलीजियस एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एग्रीकल्चर एंड फॉरेन फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया वर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बुलॉक्स। अब इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, इन्होंने एक रिलीजियस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एग्रीकल्चर जो था, जो खेती कृषि थी, और जो परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन था वो इंडिया के अंदर जो है बैलों से ही किया जाएगा। 1320 AD में गाजी मलिक जो सूबेदार था दिलापुर का, वो इनको खुसराव खान को मार देता है और खुद वहाँ पर दिल्ली की थ्रोन पर बैठ जाता है। किसके नाम से बैठता है, घियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। कौन, सूबेदार ऑफ गाजी मलिक जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। इसके बाद देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इज काउंटेड अमंग द
इम्पॉर्टेंट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक को गिना जाता है। इनका जो रियल नाम है वो जूना खान था। आफ्टर द डेथ, इनके पिताजी की डेथ के बाद घियासुद्दीन तुगलक 1325 AD में ये क्या है गद्दी पर बैठ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम थे। सो इनके पिताजी जिनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जूना खान गद्दी पर बैठते हैं। ये बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं सपोर्ट लेने के लिए, सरदारों का सपोर्ट लेने के लिए बहुत पैसा ये बर्बाद करते हैं, और जो वहाँ की जनता है उनको भी बहुत पैसा देते हैं ताकि वो मेरे सपोर्ट में आए। ये 1351 तक रूल करते हैं। डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 23 पार्ट्स में इन्होंने अपनी किंगडम्स को डिवाइड किया था प्रोविंसेस में। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक फेमस रूलर थे। इन्होंने बहुत नए नए प्लान्स बनाए, लेकिन कभी भी उन प्लान्स को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, कभी भी उन प्लान्स को ये लागू नहीं कर पाए। ड्यू टू हिज प्लान्स, जो इन्होंने प्लान्स बनाए थे, पीपल जो है बहुत सफरिंग्स पीपल्स को करनी पड़ी इनके प्लान्स की वजह से। इनके जो प्लान्स थे वो कंसीडर टू इमेजिनेटिव, बहुत इमेजिनेटिव थे वो, कि हाँ रियल में ये करना है लेकिन जब करने की बारी आती थी वो प्रैक्टिकली कभी भी वो लागू ही नहीं किए गए, कभी हो ही नहीं पाए वो। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के। ये जो है तर्किश, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेजेस में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ड थे, इनको आती थी ये सारी लैंग्वेज। ये बोला जाता है कि ऑन इस डेथ पर कि जो सुल्तान है उनको फ्रीडम मिलती है लोगों से, और सब्जेक्ट्स मतलब लोगों से, और जो लोग होते हैं उनको फ्रीडम मिलती है सुल्तान से इनकी डेथ पर। सो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत वाइज थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन जो इन्होंने कभी सोची है बातें, तो जो इन्होंने नए प्लान सोचे हैं उनको कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए।